सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज उस विषय पर बात करेंगे जिस पर अभी से कुछ देर पहले तक संसद में चर्चा चल रही थी। लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज धुआंधार तरीके से अपनी बात रखी। यह बात रखी उन्होंने नक्सल मुद्दे पर। नक्सल मुद्दे के संदर्भ में हमारा आज का विषय है नक्सल अब इतिहास सबक खास। इतिहास की बात इसलिए कह रहे हैं कि सशस्त्र नक्सली के संदर्भ में सरकार का यह दावा है कि खत्म हो गया, सब कुछ हमने खत्म कर दिया है। 1967 से इस देश में नक्सली हिंसा का इतिहास शुरू होता है। 1967 में नक्सलबाड़ी से सशस्त्र आधार पर संघर्ष की आधारशिला रखी गई थी। नक्सलबाड़ी से रखी गई थी, उसे नक्सलवाद कहा गया, पर दरअसल इसे वामपंथी विचारधारा से प्रेरित माना गया और वामपंथी विचारधारा से प्रेरित सशस्त्र क्रांति के रूप में से देखा गया। बैलेट से कहीं ज्यादा भरोसा बुलेट पर। इस विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग थे वो यह मानते थे कि सत्ता परिवर्तन करना है, वो सत्ता परिवर्तन जो करना है वो हमें बैलेट से नहीं करना है बल्कि बुलेट से करना है। सत्ता बंदूक की गोली से निकलनी चाहिए। इस विचार के साथ में इस विचारधारा ने वक्त के साथ खासा विस्तार लिया। हालात यहां तक पहुंचे कि तिरुपति से लेकर पशुपति तक रेड कॉरिडोर की बात कही जाने लगी। तकरीबन इस 60 साल के इतिहास रक्त रंजित है। कितने ही लोगों ने जाने गंवाई। आज जब देश के गृह मंत्री अमित शाह इस संदर्भ में बोल रहे थे तो उनका दावा था कि तकरीबन 20,000 से ज्यादा मौतें इस नक्सल इतिहास में दर्ज है। पर जिस नक्सली आतंक को एक समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था, उस नक्सलीज्म के खात्मे के संदर्भ में अमित शाह ने 1.5 साल पहले इस छत्तीसगढ़ की धरती पर ही दावा किया था। 24 अगस्त 2024 वो तारीख थी जब अमित शाह देश के गृह मंत्री के नाते इस छत्तीसगढ़ में तमाम देश भर के पुलिस अधिकारियों की बैठक लिए और पुलिस अधिकारियों की बैठक के बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम इस सशस्त्र नक्सली आंदोलन को 31 मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे। उन्होंने 2 विकल्प दिए, या तो आप सरेंडर कर दो या आप गोली खाने के लिए तैयार रहो। और पिछले 1.5-2 साल इसी के बड़ी संख्या में नक्सलियों ने मुख्य धारा में आने का विकल्प चुना, अपने हथियारों को सरकार के सम्मुख सरेंडर किया और पुनर्वास केंद्र में दाखिला लिया। जो तैयार नहीं हुए तो बड़े स्तर पर एनकाउंटर हुए और एनकाउंटर के माध्यम से उन्हें खत्म किया गया। बार बार सवाल इस बात को लेकर उठता है कि अगर यह सब इतना ही आसान तो पहले क्यों नहीं हुआ। शायद इसकी वजह यह कि ना तो इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, ना ही संसाधनों की वैसी बहुलता उपलब्ध कराई गई, ना ही राज्य और केंद्रीय एजेंसियों ने शायद इतने बेहतर तरीके से लक्ष्य आधारित काम किया। इसी के चलते शायद ऐसा नहीं हो पाया। पर जो कुछ भी है इसकी वस्तुस्थिति क्या है, इसे आज समझने की कोशिश करेंगे। क्या सरकारी दावे पर एतबार करें और एतबार करते हुए माने कि वाकई अब सशस्त्र नक्सली घटनाएं इस देश में नहीं होंगी, वाकई सारे नक्सली मुख्य धारा में आ चुके हैं या इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, या सरकारी दावे अपनी जगह लेकिन भविष्य को लेकर आशंकाएं अपनी जगह। तो आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हो पाया, किस तरह हो पाया और क्या आने वाला समय आराम का है या आने वाला समय अतिरिक्त चौकन्ने रहने का है। इस जटिल विषय को समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह दावा किया गया है कि देश नक्सल मुक्त हो गया, उस भारतीय जनता पार्टी की आवाज रखने के लिए यहां पर संजय श्रीवास्तव जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, वर्तमान में सरकार का भी हिस्सा हैं, अध्यक्ष है राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के, पर इससे इतर संगठन में बड़े महत्वपूर्ण दायित्व उनके पास में रहे हैं। वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ संतराम नेताम जी हैं, कांग्रेस पार्टी की मुखर आवाज हैं, आदिवासी नेता हैं, जो बस्तर नक्सली आतंक से लंबे समय से पीड़ित रहा है, उस बस्तर इलाके से विधायक के रूप में वह प्रतिनिधित्व कर चुके, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ मनीष कुंजाम जी हैं। वामपंथी विचारधारा को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं, उस वामपंथी विचारधारा का बड़ा हिस्सा रहे हैं मनीष कुंजाम। वामपंथी नेता हैं, समझेंगे उनसे उनका क्या समझना है। और इनके बीच में प्रशासनिक दृष्टि से इस मसले को समझाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे डॉक्टर आलोक शुक्ला जी हैं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के तौर पर छत्तीसगढ़ में
नक्सल विरोधी अभियान की तकरीबन 6 साल तक जिन्होंने कमान संभाली, डीजी नक्सल के रूप में और फिर डीजीपी के रूप में, वो डीएम अवस्थी साहब भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम मनीष कुंजाम जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालेंगे। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। पूरे देश को तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के हर गरीब को घर मिला, गैस मिला, शुद्ध पीने का पानी मिला, 5 लाख तक का बीमा मिला, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिला। ये बस्तर वाले क्यों छूट गए थे? लाल आतंक का परछाया विकास नहीं है इसलिए नहीं गया था। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाएगा। वामपंथी उग्रवाद जिसे नक्सलवाद भी कहते हैं, और वो भारत माँ को सबसे दर्दनाक घाव देने का काम किसी ने किया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस के नेता भी नक्सलवादी हमले में मारे गए, उसके बाद भी भूपेश बघेल जी गंभीर नहीं हुए, केंद्र सरकार का सहयोग करने का काम नहीं किया, नहीं तो नक्सलवाद को हम बहुत पहले खत्म कर दिए होते। तो राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह और आज की स्थिति अपनी जगह है। हमारे साथ इस समय संतराम नेताम जी हैं। संतराम नेताम जी कांग्रेस की मुखर आवाज हैं। नक्सली आतंक से मुक्ति के संदर्भ में संसद में जब चर्चा हुई तो निशाने पर कांग्रेस रही। क्या कहते हैं संतराम नेताम जी? आज आप बहुत खुश हैं या आज आप बहुत दुखी हैं? देखिए द्विवेदी जी, पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश की जनता चाह रही थी कि बस्तर हो, छत्तीसगढ़ देश में शांति अमन चैन होना चाहिए, और हम लोगों ने भी उस तरह के प्रयास किए। आप देखेंगे 2018 से 2023 में जब हमारी सरकार बनी, भूपेश बघेल जी सब मुख्यमंत्री के रूप में काम किए, तो उनका पहला सोच था कि नक्सलवाद को हम कैसे खत्म करेंगे। उसके लिए उन्होंने पहले प्लानिंग किया कि हम केसलूर से हम सुकमा नहीं जा पाते थे, हम सुकमा से जगरगुंडा नहीं जा पाते थे, हम पटनम से तारलागुड़ा नहीं जा पाते थे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कैंप स्थापित किया। आप देखेंगे कि हर 5 किलोमीटर में कैंप स्थापित हुआ। इससे हुआ क्या कि पुलिस जो है रोड ओपनिंग पार्टी लगाती थी, उससे धीरे धीरे हम आगे बढ़ने का काम किए। जब हम आगे बढ़े तो विकास पीछे पीछे चलने लगा। जब कोई भी सड़क पुलिया, जब नक्सलवाद जब रोकते थे, तो जब हमारा कैंप वहां स्थापित होने से पहले सड़क बनना चालू हो गया। और दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा द्विवेदी साहब, कि हमारा वहां का जवान, हमारे वहां के बस्तर के लोग जो पूरे भौगोलिक परिस्थिति से वाकिफ रहते, वो उनका जो बस्तर फाइटर में जब हम चयन किए, हमारा मुख्यमंत्री जी ने भर्ती किया, 8वीं का मापदंड था उनकी योग्यता, पर मुख्यमंत्री जी कहा कि वहां के शिक्षा व्यवस्था के कारण उन्हें 5वीं पास को मान्यता दी और 5वीं पास का मापदंड तय किया। इससे हुआ क्या द्विवेदी साहब कि वो जो स्थानीय भर्ती हुआ, जो वहां के बोली भाषा, वहां के हर चीज को, उनके अड्डा, उनके जो रहने का स्थान, वो सबको उनको मालूम था। वो तभी जाके वो जो ले जाते थे बस्तर फाइटर के लोग, और कहीं ना कहीं हमको नक्सलवाद की खात्मा की ओर हम आगे बढ़ रहे थे। और हमारा एक मानना था द्विवेदी साहब कि हम कभी भी कोई भी क्षेत्र में हम किसी भी नक्सलियों के आड़े नहीं आए। हमारे कोई फर्जी इनकाउंटर करके नक्सली बताकर कोई जेल में ना डाले, ये हमारा मांग था। हम कभी कभी ये बात का विरोध करते थे कि आप इनकाउंटर कीजिए, जो कानून को अगर हाथ में लेते हैं उनके साथ आप बकायदा उनको इनकाउंटर कीजिए, लेकिन किसी आदिवासी परिवार को, बेगुनाहों को फर्जी आदमी बताकर आप इनकाउंटर करेंगे तो हम विरोध करेंगे। दूसरी बात आप देखेंगे, अगर तुलना करेंगे 2004 से लेकर 18 तक 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही,
इन 15 साल में अगर आप जेल के अगर आप निकालेंगे तो उसमें 100% मैं कहना चाहूंगा इनके जो 15 साल के कार्यकाल में हमारे आदिवासी लोग आज भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो इसीलिए हम विरोध करते हैं। जैसे कोयली मेला में इस बार मैं जांच में गया था, ये अभी जो सरकार है विष्णुदेव सरकार के समय में वहां नक्सलवाद बता के इनकाउंटर किया गया, जबकि उसके पास राशन कार्ड है, उसके बाद बैंक खाता है, उसका आधार खाता है, और सबसे बड़ी बात वो उनके छोटे छोटे बच्चे उस गांव में हैं। तो आप इस प्रकार से जो नक्सली बताकर 4 लोगों को मारा गया, तो इसलिए हम इस सरकार में भी विरोध किए कि फर्जी इनकाउंटर क्यों हुआ, जब वो खाता है, बैंक खाता है, राशन कार्ड है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके गांव वाले कह रहे हैं कि नक्सली नहीं है, फिर अगर इनकाउंटर होता है उसको नक्सली बताया जाता है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। नेताजी, मुझे 2-3 बातें आपसे समझनी, आपने काफी जोर शोर से बात रखी। एक तो ये कि क्या आप इत्तेफाक रखते हो, देश की बात छोड़िए, बस्तर नक्सल मुक्त हो गया, अब बस्तर इलाके में नक्सली नहीं है, क्या आप इस दावे के साथ इत्तेफाक रखते हो? पहला। दूसरा, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या यह गलत दावा किया जा रहा है कि अब नक्सली मुक्त हो गया? भूपेश बघेल जी की जब सरकार थी, बस्तर को तो आपने नक्सली मुक्त तभी कर दिया था, इसके बाद तो निर्दोष नक्सली ही एनकाउंटर में मारे गए। क्या आपका कहने का आशय है? दूसरी बात ये, और तीसरा ये कि क्या बस्तर में अब विकास के काम शुरू हो गए हैं? 3 विषयों पर आपकी टिप्पणी। बेदी साहब, मैं सवाल का जवाब दूंगा जी नेताजी, मुझे ही पता, मेरे को ही बोलना है जी, आप ही से ये सवाल है। देखिए द्विवेदी साहब, जो अभी दावे कर रहे हैं कि डेडलाइन का लास्ट दिन है, कल 31 मार्च 2026 है, और ये पार्लियामेंट में भी यह बात कही जा रही है कि बस्तर में नक्सलवाद की खात्मा हो चुकी है। ये तो आने वाला समय बताएगा द्विवेदी साहब कि नक्सलियों का क्या प्लानिंग है, कि वो बाकी लोगों को भेज रहा है कि कैसे उसकी प्लान है। तो आने वाला समय में ये पार्लियामेंट में विधानसभा बोल देने से नहीं होता है द्विवेदी साहब। हकीकत जो जमीन के धरातल में, वहां कुंजाम साहब बैठे हैं, यहाँ पर ये बात सबसे आएगी, और जब पत्रकारों से भी हमारी बात होती है तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन नहीं, मतलब आप क्या बता रहे हो? अगर कुंजाम जी कहेंगे कि नक्सली खत्म हो गए तो आप मान लेंगे कि नक्सली खत्म हो गए? अमित शाह अगर बोल रहे हैं नक्सली खत्म हो गए तो आप नहीं मानेंगे कि नक्सली खत्म हो गए? आशय क्या आपका? रहते हैं नक्सलवाद क्षेत्र में। अरे नेताम जी, मेरे सवाल को सुनिए। आपने बताया कि कुंजाम जी बताएंगे कि खत्म हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका मतलब यह कि आप तब मानेंगे जब मनीष कुंजाम बोल देंगे कि हाँ नक्सली खत्म हो गए। देश के गृह मंत्री अमित शाह अगर संसद में बोल रहे हैं तो आप मानने को तैयार नहीं, खत्म हो गए कि नहीं हो गए। तो कुंजाम जी पर इतना भरोसा क्यों और अमित शाह जी पर इतना अविश्वास क्यों, ये भी बता दो। द्विवेदी साहब, आप पार्लियामेंट में और विधानसभा में बात कुछ और होती है, धरातल में कुछ और है। मैं मनीष कुंजाम जी को इसलिए कह रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा अंदरूनी इलाका में रहते हैं और सारे जगह उनका भ्रमण रहता है, वो अच्छे से बता पाएंगे। चूंकि मैं मध्य बस्तर पे रहता हूं, पर मेरा ये कहना है कि उनको कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, वो अच्छे तरह से सभी से सामाजिक संगठन से भी उनका तालमेल है, सभी वहां के आदिवासी परिवारों से उनकी रिश्तेदारी है, वो ज्यादा से ज्यादा इस बात को क्लियर कर देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अभी जब तक हम 31 तारीख तक कल लास्ट डेट है, मेरा ये कहना है कि हमको कम से कम थोड़ा इस विषय पर थोड़ा रुक कर कहना चाहिए। अगर ये जल्दी बोल रहे हैं तो मेरे ख्याल से जल्दीबाजी होगा, ये जल्दबाजी होगी, नेताम जी का ये कहना है। पर मेरे साथ में संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखर आवाज हैं। आज संसद में 193 के तहत चर्चा हुई, तमाम सांसद बोले। भाजपा के सांसद जो कुछ बोले वो तो बोले, पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा रखकर ही अपनी बात को कहते रहे। क्या कहते हैं संजय जी? जिस कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपनी पूरी एक पीढ़ी नक्सलियों के हाथों गंवा दी, आज भी जब नक्सल मुक्त की बात आई तो आपको कटघरे में कांग्रेस ही नजर आई, क्यों? हिमांशु जी, इस देश का जो स्वतंत्र भारत का इतिहास है, या हम उसके पूर्व की भी बातचीत करें, जो इतिहास में दर्ज है, जो कांग्रेस की सरकारों का आचरण रहा, जो कांग्रेस की सरकारों का नक्सलियों के खिलाफ में व्यवहार होना चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की आजादी के बाद अधिकांश समय में लगभग 58-60 सालों तक इन्होंने सत्ता संभाली है, और उसी सत्ता के पीरियड में 1967 में इस देश के अंदर में जो नक्सल प्रारंभ हुआ था नक्सलबाड़ी के माध्यम से, इसलिए जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है ज्यादातर, जो ज्यादा समय सत्ता में रहते हैं। इसलिए ये कांग्रेस
के कांग्रेस का नाम आता है। हमारा तो यह भी मानना स्पष्ट तौर पर, यदि नक्सल के खिलाफ में कांग्रेस ईमानदार रहती तो शायद कांग्रेस भी नक्सल को समाप्त कर सकती थी। मैं नकारात्मक बात नहीं करूंगा, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक लाभ हानि की बात लाभ मिले उस बस्तर में रहने वाला आदिवासी या दूरस्थ क्षेत्रों में, यदि हम आंध्र प्रदेश की बातचीत करें, उस समय पहले के समय जो ट्राइबल के लोग रहते थे, जो आदिवासी रहते थे, उनको ईमानदारी के साथ में उनके हितों की रक्षा करने का यदि इनका मन होता तो शायद आज कांग्रेस का नाम सामने नहीं आता। केवल हम एक पीढ़ी, इस बात को तो हम भी स्वीकार करते हैं कि एक बड़ी पीढ़ी इनकी समाप्त हुई, लेकिन उस बड़ी पीढ़ी के आड़ में हम केवल इस बात को कि हम दूसरे पर आरोप लगा दें, शायद मैं तो ये भी कह सकता हूं कि आपकी ही निकम्मेपन के कारण, आपकी ही नाकामी के कारण, जो नक्सल पनपा उसके कारण आपकी पीढ़ी समाप्त हुई, यदि आपके ऊपर आरोप है मेरा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का नकारापन रहा, नाकामी रही। इसलिए आज सदन के अंदर में जब जब नक्सल की बात होगी, जब जब नक्सल के बारे में कोई बातचीत आएगी, कांग्रेस का नाम जरूर आएगा कि कांग्रेस ने आखिर 60 वर्षों के अंदर में क्यों नक्सल के खिलाफ में एक बड़ी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। आज यदि हम बात करें, आरोप प्रत्यारोप थोड़ा छोटा लगेगा, रमन सिंह जी ये है वो विषय है, लेकिन आज यदि 2012, 2014 से 26 जिसकी माननीय गृह मंत्री जी ने आज चर्चा करी कि इन 12 वर्षों में जिस तरीके की एक कोऑर्डिनेशन बना के, एक ज्वाइंट एक्शन करके, कॉम्प्रिहेंशन एक्शन प्लान बना के, और पिछले साल भर के अंदर में जिस तरीके का एक लक्ष्य आधारित, कि इतने समय के अंदर में जब लक्ष्य हमने आधारित बनाया था, डिक्लेयर किया था माननीय गृह मंत्री जी, तो लोग हंसते थे, ये कांग्रेस के लोग तत्काल टिप्पणी करते थे। और मुझे तकलीफ आज इस बात की कि संतराम नेताम जी के मुंह से भी इस बात की एकदम स्पष्ट टिप्पणी नहीं निकल रही। आज भी किंतु परंतु, कल 21 मार्च है, आने वाले समय में क्या होगा, ये कहते हैं कि संसद में कोई बातचीत ऐसे कोई मान लेगा। अरे संसद तो प्रजातंत्र की सबसे बड़ी, वहां पे हमारी पंचायत है, वो वहां पर आदमी पूरे देश के अंदर में बातचीत करता है, अपनी बातों को रखता है जो पूरे देश के अंदर में जाती है, और ये कहते हैं कि इनका प्रजातंत्र में कितना विश्वास, आप समझ ले आप बात को। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपना जो आचरण सबके सामने किया नक्सलवाद के मामले में, जो उनको समय करना था अपने सत्ता पक्ष में रहते हुए आम जनता के लिए, उन्होंने नहीं किया। इसीलिए आज सदन में हर पल, सदन क्या, ये आने वाले वर्षों बरस में, सैकड़ों वर्षों के अंदर में जब जब नक्सलवाद से जो हानि हुई है, जो सैकड़ों जवान, लगभग 5000 जवान जो मारे गए, जो तमाम जो बस्तर के लोगों को, आदिवासियों को जो मुख्य धारा में आ जाना था, उनको आगे बढ़ना था, जब जब ये कहानी सामने आएगी, जब जब इसकी चर्चा होगी, तब तक कांग्रेस के ऊपर में ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। संजय जी, एक सवाल पर और आपका उत्तर चाहिए, फिर मैं जरा मनीष कुंजाम जी से बात करना चाहता हूं। दो किस्म के नक्सलियों की बात आप लोग करते हैं, एक जो जंगलों में हथियार लेकर घूमते हैं, पर एक शब्द जो आपको और प्रिय रहता है, बहुत प्रिय है, उसको आप कहते हैं अर्बन नक्सली। अभी दावा यह किया जा रहा है कि सशस्त्र नक्सलियों का सफाया कर दिया गया है। अर्बन नक्सली के संदर्भ में क्या एजेंडा है आपका, या उन्हें अपने हाल में छोड़ दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। नक्सल पूर्ण रूप से समाप्त करने का ही लक्ष्य है। नक्सल को पूर्ण रूप से समाप्त करने का ही लक्ष्य माननीय गृह मंत्री जी का है और बीजेपी की सरकारों का है। देखिए, मूलतः जो एक सकारात्मक क्षेत्र जो मिलता है, जो उनको एक अनुकूल क्षेत्र कहना चाहिए, जो मिलता है कि तमाम जंगलों के अंदर में और दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुए, जहां पर वो छुप कर सशस्त्र इस तरीके से, और विशेषकर शहरों के अंदर में तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, बहुत सारे फोर्सेज रहती है, लॉ एंड ऑर्डर रहता है, लेकिन उन जंगलों के अंदर में वो तमाम जो गरीब आदिवासी जो लोग हैं, जिनके ऊपर में इस तरह के एक्शन होते थे, वो हमारी प्राथमिकता। और वो लगभग मेरे पूरे देश के अंदर में लगभग 80% जो जंगल के क्षेत्र है, वहां पर इस तरह की गतिविधियां संचालित होती थी। इसलिए पहला बड़ा लक्ष्य था कि वहां पे इनको समाप्त किया जाए किसी भी स्तर पर। अर्बन नक्सल में जरूर यह है कि एक कठिनाई है कि किस तरीके से ये आकर कहां पे किन विचारधाराओं के साथ में जुड़कर लोगों को किस तरीके से पथ प्रदर्शित करते हैं, हटाते हैं, उनको दूसरे दिशा में ले जाते हैं। इसके लिए भी एक कार्य योजना बनी है, और मुझे लगता है कि अर्बन नक्सल, मुझे लगता है कि उनसे भी ज्यादा खतरनाक अर्बन नक्सल हैं, जो विचारों से प्रभावित करने का काम करते हैं, वैचारिक रूप से लोगों को दूसरे क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर में अर्बन नक्सल पर भी एक बड़ी कार्यवाही, एक बड़ी कार्ययोजना बनाकर, एक कार्यवाही से नहीं होगा, लेकिन एक लंबी कार्ययोजना बनाकर इसको भी समाप्त करेगा, और वैचारिक रूप से लोगों को सशक्त बनाया जाएगा, ताकि इस तरह की विचारधारा के लोग जो अर्बन नक्सल के रूप में आकर इस तरह की गतिविधियों में जो संलिप्त रहते हैं, उनको भी समाप्त करने उनको भी समाप्त किया जाएगा, ये संजय जी का कहना है। लेकिन मुझे जानना है मनीष कुंजाम जी से, संतराम नेताम जी बड़े इच्छुक हैं, मनीष भाई बताएंगे क्या स्थिति है। तो मनीष कुंजाम जी, आप ही बताएं,
हथियारों के माध्यम से समाधान खोजने की बस्तर इलाके में कोशिश खत्म हो गई या कुछ समय के लिए ठहर गई, या दोनों ही बात गलत है? अभी भी हथियार हैं और वो कोशिश भी जमीन पर मौजूद है। हाँ, नमस्कार, जोहार हिमांशु भैया जी। आपके सारे पैनलिस्ट को भी, दर्शकों को भी मेरा जोहार, नमस्कार जी। आपका प्रश्न ये है कि क्या है, नक्सलवाद खत्म हुआ या नहीं हुआ जी, या नक्सली है या नहीं, यही सवाल है आपका? जी। जहाँ तक उनके रहने नहीं रहने का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि उनके सारे बड़े लीडर्स जो हैं वो तो सरेंडर कर चुके हैं और कुछ लोग मारे जा चुके हैं। इक्के दुक्के जो दक्षिण पश्चिम बस्तर में थे, ये लोग भी आजकल सरेंडर करेंगे आंध्र प्रदेश में, ऐसा सुनता हूँ मैं। 2-3 लोग हैं जी। बाकी तो नहीं है कोई, ऐसी कोई उनकी उपस्थिति नहीं है खास करके बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर में। और मार के एरिया में तो पहले से ही नहीं है, पर अभी एक लड़की कल मेरी भतीजी लगने वाली है, सरेंडर की कांकेर में जी। उनसे मेरी फोन से बातचीत हुई, वो प्रतापपुर जी थाने से उनका वो सरेंडर करी। उनका कहना है कि करीब 17 या 19 लोग हैं उधर पहाड़ में जी। वो लोग सरेंडर नहीं करना चाहते हैं और वो है। वो लड़की भी बहुत मुश्किल से मेरे से बात करी और डर रही थी कि पता नहीं पुलिस हमारे साथ क्या करेगी जी। ये भी उनके अंदर डर है। तो मैं ये सुकमा के इलाके में भी कुछ लोग हैं जो हथियार लेकर घूम रहे हैं, पर वो बहुत मुश्किल से गांव की तरफ आते हैं, फिर जंगल में चले जा रहे हैं जी। तो फोर्स का मूवमेंट भी करना चाह रहे थे, लेकिन शायद ये लोग सरेंडर करेंगे ये संभावना को देख करके उन फोर्स के मूवमेंट को डर रोक दिया गया, ऐसा। अच्छा, ये बात बताइए कुंजम साहब, ये जो बड़ी स्तर पर सरेंडर हुआ है, ये जान बचाने के डर से हुआ है या देश के कानून, देश के संविधान के प्रति आस्था जाग गई है इसलिए हुआ है? देखिए, अचानक देश के कानून या संविधान पर आस्था तो जागने वाला नहीं है हिमांशु भैया, आप सीधे बात है। ये एक डर के वजह से भी था, एक माहौल ऐसा बना था पिछले समय जब मार्च के महीने से इन लोगों ने वार्ता की बात करने लगे जी, तो तब से एक वातावरण बन गया था उनके अंदर कि अब स्थितियां उनके अनुकूल नहीं है जी और बचना है तो आपको सरेंडर करना होगा जी। और ये बात तो मैं 2 साल पहले ही उन लोगों को कह दिया था कि आप अभी नहीं बच पाओगे क्योंकि सब जगह कैंप हो रहे हैं, आपके ऊपर आसमान से लेकर जमीन तक निगरानी रखी जाएगी और रखा ही जा रहा है, तो बचने का कहीं गुंजाइश नहीं है, इसलिए आप लोग हथियार छोड़ो। तब तो इन लोगों ने कहा कि नहीं हम तो एक भी रहेंगे तो हम लड़ेंगे, अब अचानक पूरे थोक के भाव में सरेंडर कर गए जी। तो बात वो नहीं है, केवल ये डर के कारण से हुए हैं, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। वो भले वो संविधान को गले लगाए या छाती में लगाए, उसका कोई अर्थ नहीं है। सच ये है कि ये लोग डर के कारण से आए हैं। तो ये डर अब क्यों आया? हथियार तो पुलिस के पास पहले भी थे, सरकार पहले भी ऐसी बात करती थी। ये जो हालात में बदलाव है, इस बदलाव का श्रेय आप किसको देंगे? नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, केवल ये डर भी है और दूसरा लालच भी है जी। साफ है कि हमें तो लगता है कि वो सोनू दादा जो वेंकटेश्वर लू है ना, जो सबसे पहले सरेंडर किया जी, जो पुलिस ब्यूरो का जो मेंबर है सीनियर जी गढ़चिरौली में जी, वो है। बाकी और जो लीडर जो सरेंडर किए हैं, मुझे लगता है कि डायरेक्ट होम मिनिस्टर साहब से बात कर रहे थे, अमित शाह साहब से, और उनसे सीधे डायलॉग हो रहा था। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा डील भी हुआ है उन लोगों के साथ जी। ये लालच के कारण से भी आए। मैं तो बहुत सारा अभी तो इंटरव्यू देने वाला हूँ मैं इस बारे में लंबा चौड़ा जी, कि ये लोग क्या थे क्या है, और जंगल जमीन का केवल खोखलापन है इनके वादे का और कुछ नहीं। इन लोगों ने तो पूरे इलाके में एक तरह से बेच दिया, मैं जानता हूं इनको। इसलिए ये केवल लालच और डर, ये दोनों कारण से ये लोग सरेंडर हुए हैं और कोई वजह नहीं है। और कोई वजह नहीं है, डर। पर डर के माध्यम से सरेंडर क्या समाधान है? डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब मेरे साथ में है। आलोक शुक्ला साहब, जानना चाहता हूं, हम 31 मार्च 2026 को मंजिल के तौर पर देखें
या पड़ाव के तौर पर देखें? तात्कालिक रूप से दावे के ऊपर भरोसा करके चैन की नींद सो जाए, या असल यात्रा अब शुरू होती है कि कहीं धोखा ना हो जाए? क्या कहते हैं हिमांशु जी? इसको आप मंजिल के बहुत करीब के पड़ाव के रूप में देख सकते हैं जी। तो दरअसल देखिए, विचारधारा की जो हम बात कर रहे हैं, तो विचारधारा बेसिकली इनकी माओवाद की विचारधारा है जी। तो नक्सलवादी से शुरुआत हुई, सीपीआई एमएल चीन को वो अपना हीरो मानते हैं। आज भी सीपीआई एमएल की वेबसाइट के आसपास आपको चेयरमैन माओ के बारे में बहुत सारी बातें लिखी मिल जाएंगी। तो वो विचारधारा जो लोग मानेंगे वो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। जल जंगल जमीन की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, जो माओवादी नहीं है वो भी करते हैं। मनीष जी इस क्षेत्र के बहुत पुराने और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो जानते हैं इस बात को जी। तो जंगल जमीन का मामला अलग है, आदिवासियों के शोषण का मामला अलग है। उसमें तो सफलता मिलने में अभी बहुत दूर जाने की जरूरत है जी। वो खाली नक्सलवादियों के हथियार डालने से नहीं हो जाएगा जी। लेकिन एक बहुत बड़ा हम काम कर पाए हैं। अधिकांश जो बड़े बड़े नक्सली हैं, जो जिनसे लोग भयभीत रहते थे, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं या मारे गए हैं। तो अब सशस्त्र हमले कहीं कोई एकाध हो जाए, मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहता, कहीं कोई एकाध चीज हो जाए। अभी बताया कि कुछ लोग अभी भी हैं, 15-16 लोग हैं, वो जाके कहीं कोई कर दें, तो उसको तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि अब बहुत ज्यादा सशस्त्र हमले नहीं होंगे और शांति बनी रहेगी। यहां तक की बात एक है। लेकिन हिमांशु जी, हमको ये समझना होगा कि इससे आदिवासियों का शोषण बंद हो जाएगा या जल जंगल जमीन की समस्या का अपने आप हल हो जाएगा। तो ऐसा अगर हम सोचें तो वो बात सही नहीं। मेरा तो सवाल थोड़ा दूसरा है। हथियार जन्म के साथ तो इन हाथों में नहीं आ गए थे। कुछ ना कुछ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां बनी जिसके चलते हमारे समाधान खोजने की कोशिश अरसे से कर रहे थे। क्या ये समय और अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है कि भविष्य में फिर से हथियारों का विकल्प इस इलाके के लोग ना खोजने लगे? इसके संदर्भ में कोई दृष्टि आपकी जाती है? आप तो कई नवाचार के लिए जाने गए देश में, क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, दरअसल क्या है कि सारे लोग जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे विचारधारा के कारण नहीं जुड़े जी। विचारधारा वाले तो जो पोलिट ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य एसेस लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, बड़े पेपर्स लिखते हैं, वो विचारधारा वाले हैं जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शोषण के विरुद्ध, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, तो वो जाकर के उनसे मिल जाते थे और मिल करके बहुत सारी वारदातें करने लगते थे बिना विचारधारा को ठीक ढंग से समझे हुए जी। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर क्योंकि अब यह है कि जो बड़े नक्सली हैं, जो विचारधारा वाले हैं, वो अब नहीं रह गए हैं और बहुत हद तक खत्म हो गए हैं। आने वाले कुछ समय में बचे कुछ खत्म हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब हथियार उठाने वाले लोग दोबारा से बहुत जल्दी आने वाले जी। और उसके अलावा जैसी की बात हम लोगों ने अभी देखी, हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अभी मनीष जी ने कहा कि आसमान से लेकर जमीन तक हम उनके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं, टेलीफोन, व्हाट्सएप, दूसरी चीजें। तो ये दोबारा से होने की संभावना मुझे नहीं लगती। लेकिन दूसरी ओर इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब आदिवासियों की आवाज उठनी ही बंद हो जाए। इस बारे में वहां के जो विधायक गण हैं, जो हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले नेतागण हैं, उनको ध्यान रखना होगा और उनको आदिवासियों की आवाज उठाते रहना, उन्हें आवाज उठाते रहनी होगी। बल्कि मेरे साथ में चर्चा के लिए खास तौर पर मौजूद हैं दुर्गेश माधव अवस्थी। उनके साथ बड़ा संकट है। वो अलग अलग कालखंड के अंदर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ रहे। जब रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वो डीजी नक्सल ऑपरेशन थे। भूपेश बघेल की सरकार आई, वो डीजीपी के तौर पर थे। तो अवस्थी साहब, आपसे जानना है, अब तो आप सेवानिवृत्त हैं। जब भाजपा की सरकार थी तो बड़े दमदारी के साथ नक्सल मोर्चे पे काम हो रहा था, बाद में क्या काम नहीं हो रहा था, और जब भी काम हो रहा था परिणाम अभी क्यों आया और तारीख बताकर आया, इसने आपको कितना अचरज में लाया? देखिए हिमांशु जी, वो आपका बात सही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की एक क्लिप
कल मैंने देखी वीडियो में, उन्होंने ये कहा कि 2016 से 26 तक 10 साल में हमने नक्सलवाद को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। तो हमें ये मानना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लंबे समय से राजनीति में भी हैं और उन्होंने बड़ी गंभीरता से ये बात कही। और इस 10 साल में वाकई में चीज़ें चेंज हुई हैं। जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार लड़ रही थी, मैं 16 में नक्सल डीजी जरूर था, लेकिन उसके पहले आईजी इंटेलिजेंस था। बस्तर में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था तो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी के रहते 2012 से लेकर के थाने और बैरक्स और जो हेलीपैड हैं जिनकी अब ज़रूरत पड़ी लड़ने के लिए, वो सब बनाए गए। तो मैं इस बात को बहुत गंभीरता से बताना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 2018 तक बहुत भीषण प्रयास किए और उसमें केंद्र सरकार के भी सुरक्षा बलों का बड़ा सहयोग था। उसके बाद जो भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो एक जो 16 में जो रणनीति बन गई थी 2018 तक उसको लागू किया जा रहा था कि हमें डोमिनेंस करना है, ऑपरेशंस करना है और कैंप्स लगाने हैं। उस दौरान भी 18 से 23 तक काफ़ी सारे कैंप लगाए गए अंदर के इलाकों में। ये बात जरूर है कि उस समय ऑफेंसिव ऑपरेशंस कम हुए, लेकिन कैंप लगाना उन इलाकों में भी एक बड़ी चुनौती थी जो कि उस वक्त किया गया। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब 2023 में वर्तमान सरकार आई और फिर गृह मंत्री जी तो 18 से मैं खुद उनके साथ कई बार डीजी रहते हुए भूपेश जी के साथ और गृह मंत्री जी के साथ बीजापुर सुकमा गया हूं। उन्होंने जिस तरह से मॉनिटरिंग की और जिस प्रकार से इस पूरी समस्या को देखा, और जब उन्होंने एक लक्ष्य दिया, यदि वो लक्ष्य नहीं दिया जाता मार्च 26 का, तो मैं आपसे अभी कह रहा हूं कि जिस तरह से एजेंसियों ने, केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों ने काम किया, जिस तरह से दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, जिस तरह की हर महीने की मॉनिटरिंग के कारण ये अभी भी संभव नहीं था जो आज हमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए श्रेय अगर किसी को है सबसे ज्यादा, तो वो मैं ये 2 साल में जो सुरक्षा बलों ने काम किया है उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री जी को, क्योंकि ये समस्या बहुत कठिन थी और जिस तरह से उसको सॉल्व किया गया है उसमें उनका योगदान। अच्छा, एक बात बताओ, दृढ़ इच्छा शक्ति तो रमन सिंह जी भी जाहिर करते थे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, ना मोमबत्ती जलाऊंगा, मैं तो लड़ूंगा, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं आया। ये बात बार बार कही जा रही है, भाई फोर्सेस तो तब भी उपलब्ध कराई थी, पैरामिलिट्री फोर्स तब भी बस्तर इलाके में आई थी, पर सफलता अभी आई। क्या ऐसी परिस्थितियों में बदलाव आया कि अब सफलता मिल पाई? देखिए हिमांशु जी, वो लोग अभी को देख रहे हैं, लेकिन आप उसको देखें कि जब 16 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और किस तरह की चुनौती थी, किस तरह से सुरक्षा बलों को आगे बढ़ने के लिए क्या, ये जैसे आम का पेड़ आज लगाते हैं फल तुरंत नहीं आता है, उसमें समय लगता है, उसी तरह से जो इंच इंच करके जो इलाकों को कब्जा किया गया, एक लंबे समय से 90 से बस्तर में नक्सलवादी घुसे थे और उन्होंने कब्जा कर रखा था सारी महत्वपूर्ण जगहों पे। जब हम ऑपरेशन चलाते थे 16-17 में, तो हमें 40 किलोमीटर जाना पड़ता था ऑपरेशन करने के लिए, लौटते में वो हम पे हमला करते थे। जब कैंप्स लग गए तो वो ऑपरेशन की दूरी 5 किलोमीटर हुई। और इन 2-3 सालों में खास करके जो बात है उसमें सबकी भूमिका है, केंद्रीय बलों की भूमिका के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हुआ, जिस तरह से कैंप्स में आसपास जो हमारे टावर्स लगे और जो बहुत सारे टेक्निकल गैजेट्स हैं जो क्लासिफाइड है, मैं जानता हूं, लेकिन नहीं, 2 साल में एकदम सकारात्मक परिणाम दिखा। अच्छा, एक और बात जो इसके संदर्भ में, फिर मैं वापस संतराम जी के पास आना चाहूंगा। बार बार कहा जाता था कि ये केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, ये विकास संबंधी विषय भी नहीं है, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी हैं। इन नक्सलियों के पास इतने उन्नत किस्म के हथियार कैसे आते हैं? तो जो कुछ भी कार्रवाई हुई वो तो इधर मैदानी इलाके के संदर्भ में या वनाच्छेदित क्षेत्र में है, और जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात कही जाती थी उसके संदर्भ में कोई कनेक्ट, कोई उपलब्धि दिखाई नहीं दे रही कि आप उस कनेक्ट को तोड़ पाए हों, आप उन लोगों को गिरफ्तार कर पाए हों। देखिए, जो नक्सलवाद जब शुरू हुआ था नक्सलबारी में, तो इनको पहले वेपन्स जो है वो नागा जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके द्वारा दिए गए थे चाइना के कहने पर, और इस प्रकार से हथियार म्यांमार के रास्ते, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रास्ते, इवन एलटीटी ने भी हमारे जो ये नक्सल कैडर्स हैं इनको ट्रेंड किया था। ये सब बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन इंटरनेशनल लिंक जिसकी आप बात कर रहे हैं, चाइना में आज माओइज्म नहीं है, वो कैपिटलिज्म की ओर बढ़ चुका है। जिस तरीके से एलटीटी है
हो चुकी है। तो ये जो तत्व थे जिस प्रकार से वो सहयोग कर रहे थे वो भी अपने आप में समाप्त हो चुके हैं, और जो कुछ बचे खुचे इंटरनेशनल लिंक्स हैं भी अगर थोड़े बहुत, तो वो अब बस्तर में उस तरह से प्रभावी नहीं है। इसलिए ये बात अभी तो इंटरनेशनल से दूरी है, इंटरनेशनल से दूरी है। पर मैं संग्राम जी अब आपके पास आगे की यात्रा के लिए बात करना चाहता हूं। अब आगे क्या, कितने आशंकित हैं आप बस्तर के जनप्रतिनिधि होने के नाते, या कितनी उम्मीदों के साथ में? ये बार बार कहा जाता था कि नक्सलियों ने विकास से बस्तर इलाके को वंचित किया हुआ है, ना स्कूल हैं, ना अस्पताल हैं, ना कॉलेज हैं, ना ही बुनियादी सुविधाएं हैं। क्या उम्मीद बन रही है, या कोई डर है ये नक्सली नहीं रहे, अब पता नहीं इस इलाके का क्या होगा? देखिए द्विवेदी साहब, सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में है और श्रेय लेना चाहती है जी। हमारा अवस्थी साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी सफलता के पीछे कैसे कैंप खुला जी, कैसे हमको उसको हम लोग सड़क विकास, पुल पुलिया में वहां पर हमें मूलभूत सुविधा को हमने बढ़ाया, कैसे टावर लगा, और बहुत से कारणों के कारण ये एकाएक 2 साल में ये अचानक ये इतना बड़ा सफलता को अपना भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेना चाहती है। मैं ये कहना चाहूंगा, आज बस्तर की ये स्थिति है। अगर अभी से मैं भैरवगढ़ गया था, वहां 1000 जमीन को रायपुर के बड़े बड़े उद्योग कारोबारी ने खरीद रखा है। तो आखिर क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? फिर आने वाला समय बताएगी। आज यहाँ के खनिज संपदा किसके हाथों में जा रहा है, फिर मैं कहता हूँ अडानी अंबानी को बोलूंगा, फिर आप आरोप लगा रहे हैं। पर आप आने वाला समय में देखिए द्विवेदी साहब, यहाँ का विचारधारा, जो यहाँ के बस्तर के लोगों के जो विचारधारा है, उसको आपको कैसे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तब जाके नक्सलवाद अगर खात्मा हुआ है तो उसके रोजगार मिले, यहाँ के लोग पलायन न करें। आज अगर आप देखेंगे कि बहुत सी संख्या में हमारे बस्तर के युवा जो बोर गाड़ी में जा रहे हैं, तमिलनाडु आगे महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां कई लोगों की मौत भी हो रही, कई लोग घर भी नहीं ला पा रहे हैं। तो सबसे पहले बस्तर के लोगों को रोजगार देना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ सत्यराम जी, ये दोनों काम कैसे होंगे? अडानी अंबानी को आप आने नहीं देंगे और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। भाई उद्योगपति आएगा, उद्योग आएंगे तो रोजगार आएगा। अब उद्योगपति और उद्योग ही नहीं आएगा तो रोजगार कहां से आएगा? तो थोड़ा आप बताओ, आपके पास कौन सा मॉडल है? देखिए ना द्विवेदी साहब, किसको रोजगार मिला है बताइए आप मेरे को। आप नगर नार में हमारे स्थानीय लोगों को किसको रोजगार मिला? अगर उद्योग, अगर कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगाइए और वहां की स्थानीय लोगों को, चलो ठीक है, बड़े बड़े मशीन तकनीकी प्रॉब्लम है, हमारे लोग नहीं जानते, लेकिन वहां के कुछ अन्य पदों में भी तो उनको रखना चाहिए। आज नगर नार में देखिए हमारे कोई बस्तर की एक भी आदमी नहीं है। आज बैला डीला में देख लीजिए, बैला डीला का ऑफिस कहाँ, हैदराबाद कहाँ ऑफिस है, हमारे लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। हमारा ये कहना है नक्सलवाद खत्म हो गया, होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के श्रेय जाता है। पर मेरा ये कहना है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को आने वाला समय में रोजगार मिलना चाहिए, नहीं तो यही एक विचारधारा फिर पैदा होगा और फिर लोग हथियार लेके खड़े हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक तरफ खात्मा कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, यहाँ के खनिज संपदा को ठीक है अडानी को दीजिए, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ न कुछ आर्थिक रूप से भी लोगों को मदद मिले, ताकि बस्तर के वासी और बस्तर के बेरोजगार, बस्तर के लोग के संपन्न हो जाए, ताकि उनके बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दे सके, बेहतर स्वास्थ्य दे सके। ये हमारी मूल धारणा है। ये मूल भावना संतराम नेताजी ने कहा कि भाई नक्सलवाद तो खत्म हो गया, आगे के संदर्भ में आशंका है। क्या कहते हैं संदेश श्रीवास्तव जी? संतराम जी बोले अडानी को दे दीजिए भाई खदान, पर हमारे लोगों को रोजगार तो दे दीजिए, लोगों को शिक्षा तो दे दीजिए। क्या कहते हैं संजय श्रीवास्तव जी? ऐसा हिमांशु जी, अभी तक तो वो जो प्रभावित लोग थे नक्सल से, उनकी विचारधारा की बात कर रहे थे कि तो वो उनसे प्रभावित होकर उन क्षेत्रों में चले गए हैं। मुझे लगता है उससे ज्यादा तो प्रभावित कांग्रेस के नेता लगातार दिखाई दे रहे हैं जी। यदि हम पहले उन प्रभावित लोगों को बचा तो लें जी, जो लोग गलत विचारधारा के कारण गलत रास्तों पर चले गए हैं, उनको मुख्यधारा में लाने का काम कर लें, रोजगार भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा, विकास भी होगा। आज माननीय गृहमंत्री जी ने कहा ना कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के काम वहां पर हुए, चाहे मोबाइल टावर की बात करें, सड़क की बात करें, दंतेवाड़ा के हम एजुकेशन की बातचीत करें, अभी 2 और नए बजट के अंदर में हुआ है, वहां पर भी उस तरह की चीजें प्रारंभ होगी। तो मुझे लगता है कि अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता है कांग्रेस के नेताओं को
कि इस तरह की जो गलत चीजों का प्रेजेंटेशन किसी ने कम से कम रोके। यदि आम जनता, अभी आप कह रहे थे कि उनको डर है, उनको अभी मैं सुन रहा था कि डर है और कुछ लेन देन की बात है, अरे ये नहीं है, उनसे ज्यादा तो वसूली उनकी, जो फिगर हम लोगों को जानकारी है कि सरकार के साथ में कोई डील हुई है, इस तरह की बातचीत भी आती है। बड़ा आश्चर्य इस चीज को लेकर। यदि कोई व्यक्ति, बड़े बड़े व्यक्ति जो हैं, जो गलत रास्तों पर चलते हैं, वो इस हिंदुस्तान के अंदर में, देश के अंदर में मुख्य धारा पे लौटते हैं, लेकिन इस तरह के वक्तव्य यदि आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं डगाने का काम हो रहा है। ये ऐसा नहीं है, दबाव में थोड़े मेरे सवाल जटिल है। पापा राव बड़ा नाम था, अभी सरेंडर किया, उसने स्टेटमेंट दिया, हथियार छोड़े हैं, संघर्ष नहीं। क्या कहते हैं आप? क्या ये सरकार के लिए एक चुनौती नहीं है? सरकार को एक चेतावनी नहीं है? और सरकार को वैकल्पिक मॉडल देने की जरूरत नहीं है? हिमांशु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोई चीज यदि इस लड़ाई को हमने जीता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज से हम फ्री हो गए जी। यदि इस तरह की विचारधारा है उसको समाप्त करने का, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि पापा राव जैसे जितने लोगों ने सरेंडर किए हैं सब पापा राव हैं, ऐसा भी नहीं है। ये तो ऐसे लोग हैं जो समर्थक हैं, जो पीछे से समर्थन करते हैं। एक घटना जिसका आज उल्लेख गृहमंत्री जी ने किया, आपने सुना होगा, उसको मैं रिपीट नहीं करता, सुदर्शन रेड्डी का मामला जी। यही कांग्रेस के अंदर में भी महेंद्र कर्मा थे ना, जिन्होंने सलवा जुड़म प्रारंभ किया था, कांग्रेस के नेताओं ने उनको रिजेक्ट किया, कोर्ट में लगा के सुदर्शन रेड्डी, जिनको इन्होंने उपराष्ट्रपति का दावेदार बताया था, कांग्रेस ने समर्थन किया था, उन्होंने ही इनके खिलाफ में जाके सलवा जुड़म और अन्य लोगों के खिलाफ में जाके कोर्ट में उन्होंने रिट लगाई थी। तो जो इस विचारधारा से, उनको बहुत जल्द हम कैसे करें, इसके लिए लगातार कार्य योजना बन रही है। तो मुझे लगता है कि एकदम से कोई चीजें समाप्त नहीं है, इनको वैचारिक रूप से भी ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा यह कहना है कि इस तरह की चर्चाओं में या इस तरह के वक्तव्य यदि बाहर आए, जो इस तरह का एक सपोर्टिंग वक्तव्य यदि आएगा, तो निश्चित रूप से जो लोग सही दिशा में जाना चाहते हैं उनकी दिशा में कहीं ना कहीं डगमगाहट हो सकती है, डगमगाहट हो सकती है। लेकिन मेरे पास चिंता के लिए एक और विषय है मनीष कुंजाम जी। बड़ी संख्या में हथियारबंद नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत इन्हें पुनर्वास केंद्र में रखा गया है, जहां पर इन्हें कामकाज सिखाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही समय में इनको जो है उनके गांवों में जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जिन्होंने अतीत में बंदूक के रास्ते पर चलकर लोगों के बीच में हत्याएं की हैं, उनके साथ जातियां की हैं, क्या समाज उनको मुख्य धारा में लेने के लिए तैयार सहजता से हो जाएगा? क्या स्थिति आदिवासियों के बीच में? हाँ, ठीक सवाल है आपका। लेकिन उससे पहले मैं एक बात का जरा जिक्र कर देना चाहता हूँ, जो अभी हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता कह रहे थे जी कि वो सुदर्शन रेड्डी साहब का नाम लेकर के कि सलवा जुड़ूम के मामले में सुदर्शन रेड्डी साहब ने बंद करने का फैसला किया, इसलिए वो अर्बन नक्सली हो गया, प्रो नक्सली हो गया। इस तरीके की बातें दरअसल एकदम ज्यादा राजनीतिक बात है, अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप है। हम जानते हैं कि सलवा जुड़ूम गलत था, पूरी तरह गलत था, हम खुद जानते हैं धरातल पे। और जिस तरीके के उस समय जो हिंसा हुई, अत्याचार हुआ, आगजनी हुआ, वो उसका आप बयान नहीं कर सकते। और उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया और बंद करने का फैसला किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। आज हम उम्मीद नहीं कर सकते न्यायालय से। और जहां तक आपका जो सवाल है वो ये है कि देखिए, मैं जानता हूं आजकल हम लोग गांव के अंदर जा रहे हैं, कोंकण इलाके में, बीजापुर के उन इलाकों में, लोगों से सवाल कर रहे हैं कि देखिए भैया, ये जो नक्सली आज सरेंडर कर रहे हैं, ये लोग वो लोग हैं जब गांव के लोगों को इसलिए मारते थे, काटते थे, भगाते थे कि ये पुलिस से मिला हुआ है या पुलिस से मिलकर के मुखबिरी कर रहा है। इस नाम से हजारों लोगों की हत्या इन लोगों ने की। कईयों को इतना मारा पीटा कि वो सीमावर्ती राज्यों में जाके शरण लेने के लिए मजबूर हो गए, और कई लोग इधर आके रहने लगे, ये जो थोड़ा नॉर्मल इलाके में। तो मैं सवाल करते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ, वो लोगों को आने दो, हम तो सवाल करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा, और मुझे लगता है कि अब पुलिस को एक नया क्या नाम लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा।
ये जो लोग आएंगे उनसे सवाल करेंगे, कई जगह मारा पीटा होगा, हो सकता है हत्याएं भी हो जाएं। जी, ये भी होगा। इन लोगों ने जो भी किया, ये कोई अच्छा काम थोड़ी किया है, अपने लोगों को मारा काटा। आज सवाल ये है कि जब उनको सरेंडर होने की बात आई तो सीधे पुलिस के साथ चले गए, और वो पुलिस से मिलता है बोल के पता नहीं मिलते हैं और उनके मुखबिरी करते हैं, उस नाम से असंख्य लोगों को मार डाला इन लोगों ने। आज जब उनके ऊपर जब खतरा आ गया तो ये लोग सीधे चले गए पुलिस में सरेंडर होने के लिए। ये सवाल अब खड़ा हो रहा है ना जनता के बीच में, ये सवाल खड़ा रहा है। मनीष कुंजन भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसको लेकर आशंका रहेगी, तो समाधान क्या रहेगा? आखिरी बातचीत के लिए मैं आऊंगा डॉक्टर आलोक शुक्ला जी के पास, लेकिन इस सवाल को लेकर जाऊंगा डीएम अवस्थी जी के पास। क्या कहते हैं अवस्थी साहब, नक्सलियों के खिलाफ तो लड़ लिए, पर पुलिस का मूल काम तो कानून व्यवस्था बनाए रखना है। कानून व्यवस्था के लिहाज से ये चुनौती है कि नहीं है? या आपने कहा अभी तो नक्सलियों को खत्म करना था, खत्म हुए, आगे की चुनौती को आगे देख लेंगे? नहीं, देखिए, जो बात बिल्कुल सही है, जो अंडरग्राउंड कैडर था, जंगल में था, लोग उस समय जंगलों में हत्याएं कर रहे थे, बाहर आ गए। तो जो मनीष जी कह रहे हैं, मैं सहमत हूं कि एक चुनौती है, इनको हमें नज़र में रखना पड़ेगा कि हम इन्हें पुनर्वास करते हैं तो हम उन्हें क्या काम दे रहे हैं। ज़रूर इंटेलिजेंस एजेंसीज को और पुलिस को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोबारा से कोई संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो, और इन पर विशेष रूप से नज़र, खास करके जो दो बड़े कमांडर हैं, जैसे अभी पापा राव या रूपेश, इनके जब उन्होंने सरेंडर किया तो उन्होंने कहा कि हम लड़ाई जारी रखेंगे, भले हमने हथियार रख दिए। तो ये बातों में, इन बातों को ध्यान में रख के देश की इंटेलिजेंस एजेंसी और प्रदेश की पुलिस को भी और इंटेलिजेंस को बहुत ख्याल करना पड़ेगा। एटलीस्ट अगले 1-2 साल तक चुनौती अभी गंभीर है। आंतरिक सुरक्षा को जो खतरा था वायलेंस का, उसको हमने खत्म कर लिया है, लेकिन जो ऊपर आ गया है मैदान में और जो घूम रहा है, रायपुर भी आ रहा है, वो आ जाएगा, क्योंकि अब वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, वो समर्पित है। तो ऐसे में हमें थोड़ा इस चुनौती को नज़र में रखना पड़ेगा। तो मैं अब आखिरी बातचीत के लिए आलोक शुक्ला साहब आपके पास आता हूँ। लड़ाई जब तक थी तब तक की परिस्थिति अलग होती है, अब लड़ाई हो गई खत्म, वो कैंप एक चुनौती रहेंगे। उन कैंप का बने रहना सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? भविष्य के संदर्भ में क्या आप नहीं मानते हैं कि एक अलग कार्य योजना के साथ इन नक्सल इलाकों में काम करना पड़ेगा और अतिरिक्त सतर्कता और अतिरिक्त निगहबानी की जरूरत रहेगी? बिल्कुल रहेगी हिमांशु जी। एक तो ये कि जो कैंप्स हैं वो तो अभी आपको कायम रखने पड़ेंगे, कैंप्स आप नहीं हटा सकते, क्योंकि अभी हम सब जो बात कर रहे हैं कि एक तो कुछ लोग अभी भी अंडरग्राउंड हैं और अधिकांश नहीं है लेकिन कुछ तो हैं, और जो आ गए हैं बाहर, उनके और गांव के लोगों के बीच में भी आपस में सामंजस्य इतनी जल्दी बैठ जाएगा ऐसा नहीं लगता, और जो बात हो रही थी कुछ हिंसात्मक बात भी हो सकती है। तो इसलिए कैंप तो रखना ही पड़ेगा, निगरानी भी रखनी पड़ेगी, और लगातार आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें आपस में कोई हिंसा ना हो जाए। अब दूसरी चीज ये है कि ये कह रहे हैं बार बार कि हमने हिंसा छोड़ी है लेकिन हमने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है। ये बात थोड़ी, दरअसल उनको भी अपनी कुछ रखनी है कि भाई हमें ऐसा, लोग उनसे कहेंगे आप छोड़ छाड़ के आ गए जी, क्या विचारधारा उनकी है और क्या विचारधारा उन्होंने रखी हुई है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है जी। पर आपने देखा होगा कि जिनकी मृत्यु हो गई एनकाउंटर में, अभी मैंने वीडियो देखा था किसी यूट्यूब पे, बड़ा अच्छा चैनल है, कि हिड़मा के प्रशंसा में गीत हो रहे थे बस्तर में जी, जिनकी एनकाउंटर में मृत्यु हो गई, लोग अभी भी उनको अपना हीरो मान रहे हैं। निश्चित रूप से जिन्होंने सरेंडर किया है वो हीरो नहीं, वो विलेन के रूप में देखे जाएंगे। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। अब उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है वो तो ये है ही कि पूरे देश के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में भी विकास होना चाहिए। और आप, क्योंकि रोजगार की बात चल रही थी, बड़ी बड़ी माइंस से रोजगार नहीं मिलता, वो तो आप जानते हैं कि सारी की सारी मैकेनाइज्ड होती हैं, बड़े बड़े अर्थ मूवर्स होते हैं, उससे माइनिंग हो जाती है। रोजगार के लिए आपको जो केंद्र सरकार दूसरी जगह के लिए योजना बना रही है, एमएसएमई आपको लाने पड़ेंगे, आपको ग्रामोद्योग में विकास करना पड़ेगा, आपको ऐसी चीजें लानी पड़ेंगी जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, और उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आगे दिक्कत है, तो आगे दिक्कत होगी। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे। तो पहली बात तो ये कि नक्सली हथियार थामे हुए मैदान में नहीं है, पर वो सोच अभी भी मैदान में है।
इसलिए अतिरिक्त सतर्कता और अतिरिक्त सचेत रहने की जरूरत है। दूसरा, यह संघर्ष कहीं ना कहीं विषमता के चलते, विपन्नता के चलते आया था, इसलिए उस क्षेत्र में संपन्नता आए, इसके संदर्भ में समाज और सरकार दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। बेहतर होगा बस्तर जैसे इलाकों में खनन गतिविधियों को अभी 2-5 साल के लिए तो कम से कम भुला दिया ही जाए। इसके स्थान पर लघु उद्योगों या कुटीर उद्योगों के माध्यम से ज्यादा लोगों आत्मनिर्भर बन सकें, इस पर सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम करे। सुरक्षा बलों के संदर्भ में इस समय समर्थन और सद्भाव की जरूरत है, क्योंकि उन्हें वहां पर अभी कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से और कुछ अप्रत्याशित न हो जाए, इस दृष्टि से भी बनाए रखने के संदर्भ में हमारा आग्रह रहेगा। उम्मीद करते हैं कि नक्सल इलाके नई सुबह का स्वागत उमंग और उल्लास के साथ करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सलाम।